सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा। आज मैं एक छोटा सा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ विच इज़ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था डेवलपमेंट, इट्स रिलेटेड टू दैट ओनली कि जो रिसोर्स है उसको कैसे डेवलप करें। इट्स अबाउट ऑल दैट। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है बट नॉट टू शॉर्ट, इट्स इन द मिडल पे। ठीक है, तो इसमें हम पहले देखते हैं इस बार इसका इंडेक्स में आता है रिसोर्स, देन उसका क्लासिफिकेशन, देन उस रिसोर्स को हम डेवलप कैसे करेंगे। देन डेवलप करने के लिए हमारे पास कुछ वेज आते हैं विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लाइक कंजर्वेशन एंड ऑल। उसके बाद हम देखेंगे कि लाइक ये सब करने के लिए क्या क्या और किए गए। सो उसमें आता है एक रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में एक अर्थ समिट हुई थी, फिर उसका एंड रिजल्ट में हमको एक एजेंडा 21 मिला, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम रिसोर्स की प्लानिंग देखेंगे, देन हम लैंड रिसोर्स देखेंगे, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन देखेंगे, एंड देन सॉइल इरोजन, एंड देन वी विल गेट आवर कंक्लूजन। ओके, सो ये हम समझेंगे अंडर 15 मिनट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रिसोर्स? सो रिसोर्स इज एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ओके, ऐसी कुछ भी चीज़ जो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करे। ठीक है, इसके लिए हमको चाहिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो फर्स्ट इज दैट इट शुड बी अवेलेबल। सेकेंड, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीसिबल होना चाहिए, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर वो कर लेते हैं देन इट्स अ रिसोर्स। उसके बाद हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। इसका क्लासिफिकेशन भी 4 टाइप से होता है। फर्स्ट, ओरिजिन के बेसिस पे, देन एक्सॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, देन ओनरशिप, एंड देन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे। सो फर्स्ट हम देखते हैं ओरिजिन में। ओरिजिन में आता है बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग इन सिंपल वर्ड्स। देन सेकेंड वी विल कम टू इन एग्जॉस्टिबिलिटी। सो उसमें आता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जो कि रिन्यू हो सकता है इन सम पीरियड ऑफ टाइम, बट नॉन रिन्यूएबल जो उस पर्टिकुलर टाइम के बीच में रिन्यू नहीं होगा। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है जो कि लाइक रिन्यू वापस हो भी नहीं सकता। लाइक पेट्रोल, वो रिन्यू करने के लिए टाइम लगता, बहुत ज़्यादा टाइम, और एक सिचुएशन हमारी ऐसी आएगी कि वो रिन्यू होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एंड आफ्टर दैट वो रिन्यू ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर आता है ओनरशिप के बेसिस पे। ओनरशिप में भी 4 टाइप्स होती हैं, इंडिविजुअल, फिर कम्युनिटी बेस्ड होती है, फिर नेशनल होता है, फिर इंटरनेशनल होता है। सो अगर हम देखें इन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल, सो एक इंडिविजुअल की जो प्रॉपर्टी होती है और प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ऑल, ये आ जाता है इंडिविजुअल में। फिर हम देखते हैं कम्युनिटी, एक पर्टिकुलरली कम्युनिटी के लिए वो रिसोर्स है। ठीक है, फिर नेशनल रिसोर्स में ना जो नेशन के पास एक रिसोर्स है वो तो होता ही है, उसके साथ साथ जो ओशन और सी जो भी उसका बाउंडेड होता है, तो 12 नॉटिकल माइल्स मीन्स 12.2 किलोमीटर एरिया जो होता है वो इंक्लूडेड होता है, जो उस पर्टिकुलरली कंट्री के अंडर आता है। फिर जब हम इंटरनेशनल देखते हैं तो उसमें 200 नॉटिकल माइल्स उसके अंदर आता है विच इज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वो इंडिपेंडेंट होता है। अगर उस जगह के रिसोर्स को आपको यूज़ करना है तो आपको इंटरनेशनल कमीशंस जो होते हैं या इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उससे आप परमिट लेके कर सकते हैं ये चीज़। देन आता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें भी 4 चीज़ें आती हैं, पोटेंशियल रिजर्व, रिसोर्सेज, देन वी हैव डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक्स एंड रिजर्व्स। सो फर्स्ट, पोटेंशियल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्स जो फाउंड तो होते हैं बट यूटिलाइज नहीं हो पाते। फिर आता है हमारा डेवलप, वो हमारे पास है, हम उसे यूज़ भी कर रहे हैं, सब सही है। देन आता है स्टॉक, ऐसी चीज़ें जो हमारे पास है बट उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको निकाल पाएँ। ठीक है, उसके बाद आता है स्टॉक मतलब होता है वो हमारे पास है, हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं बट हम करना नहीं चाहते, हम उसको एक रिज़र्व करके रख रहे हैं हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। ठीक है, दैट इज़ रिजर्व्स। देन वी केम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। सो डेवलपमेंट हमें क्यों करनी है? डेवलपमेंट हमें इसलिए करनी है क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं तो वो 2 चीज़ों में बढ़ गए हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स। ठीक है, सोसाइटी में ये 2 कंडीशंस बन गई है। जो ग्रीडी इंसान है, ग्रीडी हो या ऐसी लाइक कुछ पर्टिकुलर लोगों के पास से रिसोर्सेज है जो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एंड उस कारण से ग्लोबल क्राइसिस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऐसे ग्लोबली इश्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? सो वी विल फाइंड सम थिंग्स बाय विच वी कैन प्रिवेंट देम। सो फर्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, ऐसी डेवलपमेंट जिससे करने से हमारे आने वाले फ्यूचर को भी करना हो। ठीक है,
वो फ्यूचर के लिए भी हमारे पास सेव रहे। ओके, देन वी हैव उसी से रिलेटेड एक अर्थ समिट हुआ था 1992 जून में, विच इज़ रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। ठीक है, ये हुआ था ब्राज़ील में। इसमें 100 स्टेट्स और 100 कंट्री के स्टेट्स जो थे वो ब्राज़ील में मिले। वहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया इन्वामेंटल प्रोटेक्शन और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। उसमें उन्होंने पॉवर्टी से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो सब पर ध्यान दिया, और जो भी इकोनॉमिक और सोशल चीज़ें हैं उस पर ध्यान दिया। अब इसका एंड कंक्लूजन क्या आता है? एजेंडा 21, ये उसका एक एंड रिजल्ट था जिसमें ये सब बताया गया था कि ये करना है जिससे ये सब सही हो जाएगा। फिर आते हैं रिसोर्स प्लानिंग। सो रिसोर्स प्लानिंग होती है 3 चीज़ों से। सो फर्स्ट इज़ हमें पहले सर्वे करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि रिसोर्स कितना है, क्या है। देन हम उसके लिए एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान को बनाने के बाद तीसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उस पर, और फिर यही छोटे चीज़ पे करने के बाद हम उसे एक नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे लेके जाते हैं। देन वी हैव कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि हम बाद में भी उसे यूज़ कर पाएँ, वरना वो रिन्यू नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, इस बात को लेके महात्मा गांधी जी ने एक लाइन कही थी कि हमारे पास उतना तो है जो नॉर्मल ह्यूमन मतलब जितने ह्यूमंस हैं उन सब के लिए यूज़ के लिए, बट हमारे पास उतना नहीं है किसी भी ग्रीड के लिए। ठीक है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। ठीक है, इससे रिलेटेड 2 बुक्स भी पब्लिश हुई थी, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल एंड आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, देन हम आते हैं लैंड रिसोर्स पे। सो लैंड रिसोर्स जो है हम देखें तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 43% में हमारे पास आते हैं प्लेन, 27 प्लेट्यू एंड 30% वी हैव माउंटेन्स। ठीक है, अब इसे यूटिलाइज भी करना है। सो लैंड जो हमारा है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो है फॉरेस्ट, जो मोस्ट ऑफ द लैंड्स है ना वो फॉरेस्ट में चला गया है। ठीक है, तो हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं ताकि बाद में आने वाले जनरेशन को इश्यूज़ ना हो, बिकॉज उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग एंड मैनी इश्यूज़ हो सकते हैं। फिर वी हैव जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, बट ऐसे भी लैंड्स हैं जैसे कि बैरन लैंड है, वेस्ट लैंड है, या फिर हम देखे जाए कुछ। अब लैंड मेनली आज के ज़माने में किस में यूज़ हो रही है? बिल्डिंग्स पे, रिसोर्स पे, इन सब चीज़ों में आधी लैंड चली गई। फिर अनकल्टिवेटेड लैंड है जो पास्चर के लिए है, या कुछ लैंड है जो अनवांटेड ग्रास वगैरह उग जाती है, वैसी लैंड भी ख़राब होती रहती है। फिर आता है कि कुछ लैंड हो जो 5 साल से ज़्यादा से बस वेस्ट लैंड पड़ी हो, सो वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर आता है फैलो लैंड। एक होता है करंट फैलो लैंड, एक होता है फैलो लैंड। ठीक है, करंट फैलो होता है जिसमें 1 से ज़्यादा साल के लिए, 1 से या 1 से कम साल के लिए हम एग्रीकल्चर लैंड को विदाउट कल्टिवेशन रखते हैं। बट जो अदर देन करंट फैलो लैंड है वो होता है 1 से 5 साल, जो है पिछले 1 से 5 साल में हम उस पर कुछ खेती बाड़ी ही नहीं की है, तो वो एक फैलो लैंड हो जाएगा। देन नेट सोनेरिया, ऐसी ज़मीन जहाँ 1 साल में 1 से ज़्यादा बार एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं उसका पैटर्न क्या है हमारे पास। सो हमारे पास टोटल लैंड इंडिया में जो लैंड है, एरिया है, विच इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसमें से जो 93% है वो ही हमारे पास रिकॉर्डेड है। बाकी जो एरिया कुछ जम्मू कश्मीर के पास, असम के पास एंड इन कोस्टल रीजन्स, वो अभी तक हमारा अभी तक साबित नहीं हुआ, वो प्रूफ नहीं हुआ कि वो इंडिया की लैंड है, अभी तक वो रिपोर्टिंग में चल रहा है। देन वी हैव लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सो धीरे धीरे लैंड डिग्रीगेट हो रही है। ठीक है, उसको हमको बचाना है, वो वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो रही है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे माइनिंग हो गया, या आजकल जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से इश्यूज़ हो रहे हैं। सो लैंड डिग्रीगेट हो रहा है। जैसे कि अगर वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं बचा है तो उनको कैसे सही कर सकते हैं? एग्रीकल्चर वहाँ पे करके कुछ है जहाँ डिफॉरेस्टेशन हो तो उसके लिए हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। ऐसे कर करके हम वेस्ट लैंड को मैनेज कर सकते हैं। और जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है उनके कारण भी हमारी जो लैंड है वो डिग्रीगेट हो रही है। सो अगर हम उसको अच्छे से डिस्पोज करें और उन सब जो हार्म चीज़ें हैं उसको रोकें तो वो लैंड हमारे लिए वर्किंग लैंड हो सकती है। देन वी हैव सॉइल एज रिसोर्स। सो सॉइल एज रिसोर्स में आता है कि जो लैंड है, लैंड बेसिकली क्या है? लैंड के ऊपर सॉइल है, सॉइल ही काम की है। ठीक है, तो उसमें मेरा क्लासिफिकेशन हो चुका है सॉइल का, जैसे एलुवियल सॉइल, वी हैव ब्लैक सॉइल, वी हैव रेड येलो सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल। ठीक है, इसके बहुत सारे सॉइल्स हैं। जैसे अब एलुवियल सॉइल पे आते हैं, सो वो सबसे ज़्यादा
हम देखें तो फर्टाइल सॉइल होती है, वो हमको गंगा ब्रह्मपुत्र जो प्लेन होता है वहाँ पे मिलती है, और महानदी एंड गोदावरी जो डेल्टाज होते हैं वहाँ पे मिलती है, और ये सबसे बेस्ट सॉइल होती है और मेनली नॉर्दर्न प्लेन में मिलती है। फिर अगर हम देखें तो उसमें ना कुछ ऐसा प्रीडोमिनेंट प्लेन्स होते हैं जैसे कि दुआर्स, चाओज एंड तराई, ठीक है, जिन ये सब जो होती है इसमें भी होता है भांगर, खादर एंड इन सब से वो मेड ऑफ होती है। देन वी हैव ब्लैक सॉइल, इसे ना रिगुर सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्लैक कलर की होती है, ठीक है, और सबसे बेस्ट होती है कॉटन ग्लेयर, ठीक है, एंड ये डेकन ट्रैप बेसल्ट रीजन पे ये मिलती है, और वो जो लावा फ्लो होता है ना उससे ये बनती है। देन ये हमको कहाँ मिल सकती है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र एंड रीजन्स लाइक दैट। देन प्लेट्यू रीजन्स, और इसमें बहुत सारे एडिशनल मिनरल्स एंड ऑल होते हैं। फिर आता है रेड एंड येलो सॉइल, ये ना होती रेड है बट जब बारिश होती है तब ये येलो टर्न हो जाती है, लाइक मैजिक, ओके। सो ये हमको ना मेनली उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के पार्ट्स में मिलती है, वेस्टर्न घाट्स के पार्ट में मिलती है, ठीक है, येलो हाइड्रेटेड फॉर्म होता है इसका। देन वी हैव लेटरेट सॉइल विच इज़ कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स अ ब्रिक, इट्स लाइक मेड अप ऑफ हेवी टेम्परेचर एंड हेवी रेन। तो ठीक है, इसके कारण वो सिर्फ ब्रिक जैसा हो जाता है, ठीक है, लीचिंग हो जाती है उसके अंदर हेवी रेन के कारण। ये हमको कहाँ मिलती है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, लाइक सदर्न पार्ट में ये हमको मिलती है। उसके बाद रेड लेटरल सॉइल होती है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश वगैरह के लिए, ये कैश्यू नट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐसी सॉइल पे बहुत अच्छे कैश्यू नट्स उगते हैं। फिर एरिड सॉइल होती है, ये ना मिली आपको राजस्थान साइड मिलेगा, इसमें ना बहुत ज़्यादा कंकड़ होता है, ठीक है, ये सलाइन होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे पानी बहुत कम होता है लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इस कारण ये ऐसी बन जाती है। देन फॉरेस्ट सॉइल, हिली माउंटेन्स एरिया पे जो होती है ना वैसी सॉइल को हम मेनली फॉरेस्ट सॉइल बोलते हैं, ठीक है, इसमें बहुत लो ह्यूमस कंटेंट होता है, ठीक है, और ये बहुत एसिडिक होती है, ये स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं ना हिमालय के, उसके नीचे पाई जाती है। देन हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक में विच इज़ सॉइल इरोजन, ठीक है। तो सॉइल इरोजन क्या होता है, जो सॉइल की लेयर है फर्टाइल सॉइल तो वो इरोड हो जाती है कई चीज़ों के कारण, उसमें मेनली एयर एंड वाटर आता है, ठीक है। सो इस कारण से ना जो अच्छी सॉइल की लेयर होती है वो हट जाती है। इरोजन में ना 2 से 3 तरह के होते हैं, जिसमें से एक होता है शीट इरोजन, एक पूरी शीट लैंड के ऊपर, एक पूरी शीट ऑफ सॉइल जब डिस्पोज हो जाती है, इरोड हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं शीट इरोजन। और जब वो ऐसा हो जाता है तो उसके बाद वो कल्टीवेशन के लिए अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि जो सॉइल का लेयर होता है सबसे ऊपर वाली जो सॉइल होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट इन द सेंस उसमें आप इजीली कुछ भी खेती बाड़ी वगैरह कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे तो वो सॉइल हार्ड हो जाती है। सो वहाँ पे हमको कल्टीवेशन करना है तो विच इज़ नॉट गुड, ठीक है, और वो ईजी नहीं होता है तो उसको हम बैड लैंड बोल देते हैं। फिर कभी कभार आपने देखा होगा कि एक एरिया है वहाँ पे ना कहीं से भी एक वाटर की चैनल्स कट थ्रू हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं गुलीज, ठीक है। अब इन सब से बचना है, इरोजन से बचना है, तो हम क्या करेंगे, सो हम करते हैं काउंटर प्लगिंग, ठीक है, जहाँ से पानी आ रहा है ना उसके अलग डायरेक्शन से हम प्लगिंग करने लग जाते हैं। फिर टेरेस फार्मिंग होता है जो मेनली हिमालय रीजन और लाइक ऐसा माउंटेन रीजन में होता है, जहाँ हम टेरेस बनाते हैं, लाइक ऐसे स्लोप्स बनाते हैं, सीढ़ी जैसे स्टेप्स करते हैं। फिर होता है स्ट्रिप फार्मिंग, स्ट्रिप्स में अलग अलग हम वो लगाते हैं क्रॉप्स। फिर आता है शेल्टर बेल्ट्स, तो हम कुछ ऐसा ट्रीज से रोज़ बना देते हैं तो उसको हम शेल्टर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। सर नाउ वी केम टू अ कंक्लूजन, हमने क्या क्या देखा कि क्या होता है रिसोर्स, फिर उसका क्लासिफिकेशन, फिर उसका डेवलप कैसे करते हैं, फिर उसका जो इरोजन होता है हमने वो सब देखा, और किस टाइप के सॉइल्स होते हैं ये सब, ठीक है। तो हमको इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, okay. So this is the whole chapter. Thanks for watching and stay tuned for our next coming chapter. Thank you. Thanks for watching. Bye.